कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान चेन फान ने जानबूझकर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि उसे फिर से लियो रुयन के मजाक और ह्यूमिलिएशन का सामना न करना पड़े। लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही लियो रुयन की फ्रेंड्स फिर उसका मजाक उड़ाने लगी और हंसते हुए कहने लगी कि लियो रुयान का पेपर अच्छा नहीं गया, इसीलिए दोपहर में ब्लैंक पेपर सबमिट करना मत भूलना, वरना आगे से उसके पीछे घूमने का चांस भी नहीं मिलेगा। पूरी भीड़ हंस रही थी, लेकिन इस बार चेन फान बस ठंडी नजरों से लियो रुयान को देखता रहा और ऊपर से शांत होकर ठीक है बोल दिया, जबकि अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो किसी का डॉग लिकर बनकर नहीं जिएगा। उसी पल उसने मन ही मन अपने बटलर को कॉल करने का फैसला किया ताकि लियो रुयान के फैमिली बिजनेस को मिलने वाली सारी स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल करवा सके और उनकी फैमिली को पूरी तरह बाहर फेंकवा दे। बाद में लियो रुयान ने उसे 99 कॉल्स तक किए, लेकिन चेन फान ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी। पहले वो रिचेस्ट बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन प्यार में इतना अंधा हो गया था कि अपने ड्राइवर की बेटी लियो रुयान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। शादी करने के लिए उसने अपने पिता की कंपनी तक उसके नाम कर दी, लेकिन बदले में लियो रुयन ने उसी के पैसों पर किसी और लड़के से प्यार किया, अपने बॉयफ्रेंड को लग्जरी लाइफ दी और चेन फैन को सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करती रही। हालत यहाँ तक पहुंच गई थी कि शादी वाले दिन जब चेन फैन ने इलाज के लिए उससे थोड़े पैसे मांगे, तब लियो रुयन ने बेरहमी से कह दिया कि उसके पीछे बिताए साल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर थे और उसे उसकी शक्ल तक से नफरत है। उसी टूटे हुए पल में जब चेन फैन लगभग सब कुछ हार चुका था, तभी एक ऐसी लड़की उसके पास खड़ी थी जिसे उसने कभी नोटिस तक नहीं किया था। एक लड़की जो चुपचाप हमेशा उसका इंतजार करती रही, लेकिन तभी अचानक उसकी आंख खुली और वो खुद को वापस हाई स्कूल के 3rd ईयर में पाता है। क्लासरूम में आते ही वही पुराना सीन शुरू हो जाता है, जहां लियो रुयान उसे आदेश देती है कि लू जिनयान के लिए स्टमक मेडिसिन लेकर आए और कैंटीन से एक्स्ट्रा मीट भी लेकर आए, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। लू जिनयान टेबल पर सिर रखे बैठी थी और उसके आसपास सब लोग चिंता दिखा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा केयर हमेशा की तरह लियो रुयान कर रही थी। दोनों क्लास की टॉप स्टूडेंट्स थी और सबकी नजरों में परफेक्ट पेयर लगती थी, जबकि चेन फैन बस लियो रुयन का ब्रेनलेस फॉलोअर बन चुका था, जो रोज क्लास में सोता, उसके लिए खाना लाता और हर छोटी चीज करता था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। रीबर्थ के बाद जब चेन फैन ने लियो रुयन का चेहरा देखा तो उसे खुद पर ही हंसी आने लगी कि वो आखिर इतने सालों तक उसके पीछे पागल कैसे रहा। लियो रुयन ने इरिटेट होकर उसे जल्दी जाने को कहा, फिर लू जिनयान के पास जाकर उसका ध्यान रखने लगी। लू जिनयान को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि चेन फैन को भेजना ठीक नहीं है, वो खुद चली जाएगी। लेकिन लियो रुयन ने कैजुअली जवाब दिया कि चेन फैन को तो ऐसे काम करना पसंद है। ये सुनकर चेन फैन बिना कुछ बोले कैंटीन चला गया, लेकिन इस बार उसने लियो रुयन या लू जिनयान के लिए नहीं, खुद के लिए 2 मील्स लिए। आसपास के स्टूडेंट्स उसे देखकर फिर मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वो फिर लियो रुयन को खाना खिलाने आया है, लेकिन उनके हिसाब से लू जिनयान जैसी स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की कभी उसके जैसे लड़के को पसंद नहीं करेगी। कुछ लोग तो उसे मेड का बेटा तक कहने लगे और ताना मारने लगे कि वो बस लियो रुयन के घर का नौकर बनकर रहेगा, उसके कपड़े धोएगा और उसके फ्यूचर बच्चों के डायपर्स बदलेगा। ये सुनकर चेन फैन को गुस्से से हंसी आ गई, क्योंकि असलियत बिल्कुल उलटी थी। वो खुद रिच फैमिली से था और सिर्फ लियो रुयन को पसंद करने की वजह से उसे अपनी कार में स्कूल लाता था। लेकिन अब पूरी दुनिया उसे सर्वेंट और लियो रुयन को यंग लेडी समझने लगी थी। बेल बजते ही चेन फैन क्लासरूम वापस नहीं गया, बल्कि फूलों के पास बैठकर दोनों मील्स खुद खाने लगा। उसे याद तक नहीं था कि आखिरी बार उसने पेट भरकर खाना कब खाया था, क्योंकि पिछली जिंदगी में गरीबी और अकेलेपन ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था कि मार्केट बंद होने के बाद लोगों का बचा हुआ खाना उठाकर खाना पड़ता था। मीट जैसी चीज तो उसके लिए सपना बन चुकी थी। दोनों मील्स खत्म करने के बाद जब वो क्लासरूम लौटा तब फर्स्ट लेक्चर शुरू हो चुका था। उसे देखते ही लियो रुयन गुस्से में पूछने लगी कि वो इतना लेट क्यों आया और क्या मेडिसिन लेकर आया या नहीं। लेकिन इस बार चेन फैन ने ठंडी आवाज में पूछा, कौन सी मेडिसिन? लियो रुयन शॉक्ड रह गई और उसे याद दिलाने लगी कि उसने लू जिनयान के लिए स्टमक मेडिसिन लाने को कहा था। लेकिन चेन फैन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछ लिया कि आखिर उसका लू जिनयान से क्या रिश्ता है और वो उसके लिए क्यों भागे, क्योंकि अब उसे साफ दिखाई देने लगा था कि कैसे लियो रुयन हमेशा उसके पिता के दिए हुए गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव चीजें और यहाँ तक कि उसकी वॉच तक लू जिनयान को दे देती थी। दोनों उसकी ही मनी और रिसोर्सेज एंजॉय करती रहीं, लेकिन बदले में उसे सर्वेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी नहीं दी। चेन फैन के इस बदले हुए एटीट्यूड को देखकर पूरी क्लास हैरान थी, क्योंकि पहली बार वो लियो रुयन से आर्ग्यू कर रहा था। लियो रुयन भी कुछ पल के लिए स्टन्ड रह गई, क्योंकि उसे हमेशा वही लड़का याद था जो हर बार उसके सामने झुक जाता था और माफी मांगता था। गुस्से में उसने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो आज के बाद उसके साथ घर वापस ना जाए। लेकिन इस बार चेन फैन बिना डरे सिर्फ एक शब्द बोलता है, ठीक है, और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जैसे अब उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका हो। जैसे ही क्लासरूम का माहौल थोड़ा शांत हुआ, तभी लू जिनयान की डेस्कमेट वांगयान अचानक खड़ी हो गई और जस्टिस दिखाने के अंदाज में चेन फैन पर बरस पड़ी। उसके लिए ये बात समझ से बाहर
थी कि आखिर चेन फैन सिर्फ एक मेडिसिन तक क्यों नहीं ला पाया, जबकि लू जिनन साफ तौर पर अनकंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन इस बार चेन फैन पहले वाला डरपोक लड़का नहीं था। उसने वांग यान को ठंडी नजरों से देखा और सीधा बोल दिया कि अगर इतनी ही चिंता है तो वो खुद जाकर मेडिसिन खरीद लाए। ये सुनते ही वांग यान और भड़क गई, क्योंकि उसके हिसाब से ये काम चेन फैन का था। आखिर वो लियू रुयान के घर का सर्वेंट जो था। गाइस, आईपीएल 2026 स्टार्ट हो चुका है और मैं तो सारे मैचेस इस ऐप पे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लाइव कवरेज और मैच शेड्यूल्स के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का भी मौका मिल रहा है। और सुनो, इस आईपीएल पर चल रहे हैं अमेजिंग कैश प्राइजेस और एप्पल गैजेट्स के गिवअवेज, मतलब फोन अपग्रेड करने का परफेक्ट चांस है। प्लस अगर आप नए प्लेयर हो तो पहले 4 डिपॉजिट्स पर अप टू 70,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। बस मेरा प्रोमो कोड लोड 400 यूज करना मत। वांग यान ने पूरे कॉन्फिडेंस से यही बात दोहराई कि लियू रुयान की फ्रेंड के लिए मेडिसिन लाना उसका फर्ज है। लेकिन इस बार चेन फैन ने सीधे लियू रुयान की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसने कुछ पल के लिए उसे भी चुप कर दिया। उसने शांत लेकिन चुभती आवाज में पूछा कि क्या सच में उसने हर जगह लोगों को यही बताया है कि वो उसके घर का नौकर है। लियू रुयान के चेहरे पर हल्की गिल्ट साफ दिख रही थी, क्योंकि टेक्निकली उसने खुद कभी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उसने कभी किसी को रोका भी नहीं। हर दिन लग्जरी कार में स्कूल आने की वजह से लोग खुद ही असेसमेंट्स बना लेते थे और लियू रुयान कभी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि असल में उसका पिता चेन फैमिली का ड्राइवर है और वो सिर्फ ड्राइवर की बेटी है। माहौल ऑनवर्ड होने लगा तो लियू रुयान ने बात खत्म करने के लिए कहा कि अगर चेन फैन मेडिसिन नहीं लाया तो वो खुद जाकर खरीद लेगी, क्योंकि उसके हिसाब से चेन फैन बस लू जिनन से जेलस था। लेकिन तभी उसकी नजर चेन फैन पर पड़ी और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ में फूड पैकेट्स नहीं है। उसने तुरंत पूछ लिया कि खाना कहाँ है, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं खरीदी तो कम से कम खाना तो लाया होगा। तभी कुछ क्लासमेट्स ने बता दिया कि उन्होंने चेन फैन को कैंटीन में 2 मील्स लेते देखा था। चेन फैन बिल्कुल काम रहा और बिना झिझक कह दिया कि उसने दोनों मील्स खुद खा ली। ये सुनते ही पूरी टेबल शॉक में पड़ गई। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए उसे पिग तक कहने लगे कि वो अकेला 2 मील्स कैसे खत्म कर सकता है। लेकिन अब चेन फैन के अंदर सालों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा था। पहले वो सिर्फ इसलिए सबकी इंसल्ट सह लेता था क्योंकि ये लोग लियू रुयान के फ्रेंड्स थे और वो चाहता था कि सब उसके बारे में अच्छा सोचें। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि हर बार जब लियू रुयान अपने दोस्तों को ट्रीट देती थी या बाहर लेकर जाती थी तब खर्चा उसका खुद का पैसा होता था। इसीलिए उसने साफ कह दिया कि अगर उसने अपने पैसे से 2 मील्स खा लिए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 20 मील्स ही क्यों ना खा ले। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे उतर गए, लेकिन फिर भी किसी ने ताना मारते हुए कह दिया कि वो पैसा भी आखिर लियू रुयान के फैमिली का ही है। चेन फैन ने इस बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उसके बगल में बैठी लियू रुयान अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। सबसे बड़ा शौक उसे इस बात का था कि चेन फैन ने पहली बार उसके लिए खाना तक नहीं खरीदा। वो खुद अभी तक भूखी थी और उसकी ईगो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आखिर में उसने गुस्से में चेन फैन को वार्निंग दी कि इस बार उसने हद पार कर दी है और देखना ये एटीट्यूड वो कितने दिन तक मेंटेन कर पाता है। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठी और वांग यान से सीट एक्सचेंज कर ली ताकि चेन फैन के पास ना बैठना पड़े। पहले हर बार जब लियू रुयान नाराज होती थी तो यही तरीका इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि चेन फैन उससे दूर रह ही नहीं सकता और तुरंत माफी मांगने आ जाएगा। पहले चेन फैन खुद रिक्वेस्ट करता था कि लियू रुयान उसके पास बैठे ताकि वो उसे पढ़ाई में हेल्प कर सके, लेकिन अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि लियू रुयान ने उसे कभी कुछ सिखाया ही नहीं, बस हर दिन उसे मैनिपुलेट किया। दूसरी तरफ लियू रुयान को पूरा यकीन था कि थोड़ी देर बाद चेन फैन खुद उसके पास माफी मांगने आएगा, इसलिए वो जानबूझकर एटीट्यूड दिखा रही थी। लेकिन इस बार चेन फैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लू जिनियन स्टमक पेन की वजह से अनकंफर्टेबल थी और क्वाइटली पास में बैठी रही, जबकि लियू रुयान विंडो साइड बैठे चेन फैन को बार बार देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कुछ सच में बदल चुका है। दोपहर के बाद जब स्कूल छूटा तब यूजुअल की तरह चेन फैमिली की लक्जरी बस गेट पर आकर रुकी। चेन फैन और लियू रुयान के बीच हुए झगड़े की खबर लगभग पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, इसलिए सब लोग एक्साइटमेंट से ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि अब चेन फैन आखिर करेगा क्या। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि जिसने लियू रुयान के लिए खाना तक नहीं खरीदा वो अब उसकी कार में बैठने की हिम्मत कैसे करेगा। कुछ लोग उसे मीडियोकर सर्वेंट कहकर मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि शायद अब वो खुद को मालिक समझने लगा है। लेकिन चेन फैन ने किसी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वो सीधा बस में जाकर बैठ गया और ड्राइवर को तुरंत गाड़ी चलाने का ऑर्डर दे दिया। ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला कि मिस लियू अभी तक नहीं आई हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट काउंसिल के काम की वजह से वो लेट आती थी और चेन फैन हमेशा वेट करता था। लेकिन इस बार चेन फैन ने ठंडी आवाज में साफ कह दिया कि वो अब उसका इंतजार नहीं करेगा। ड्राइवर, जिसे चेन फैन अंकल लियू कहता था, फिर भी लियू रुयान की साइड लेने लगा और समझाने लगा कि शायद दोनों के बीच लड़ाई हुई है और वो बाद में लियू रुयान को समझा देगा। लेकिन चेन फैन को तभी एहसास हुआ कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है।
है। उसका खुद का ड्राइवर अब उसे नहीं बल्कि लियू रुयान को प्रायोरिटी दे रहा था। उसने सीधे ड्राइवर को याद दिलाया कि उसके पिता का सिर्फ एक ही बेटा है और चेन फैमिली में कोई मिस लियू नहीं रहती। ये सुनकर ड्राइवर ऑकवर्ड हो गया, लेकिन फिर भी तुरंत गाड़ी स्टार्ट नहीं की। चेन फैन को तभी याद आया कि उसके पिता काफी समय पहले ही इस ड्राइवर को निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो सीक्रेटली गैम्बलिंग करता है और ऐसे आदमी को घर में रखना डेंजरस हो सकता है। लेकिन उस वक्त प्यार में अंधे चेन फैन ने ही बार बार अपने पिता से रिक्वेस्ट करके उसे जॉब पर रखा था, सिर्फ इसलिए ताकि लियू रुयान हमेशा चेन फैमिली के साथ रह सके। उसने उस आदमी के लिए कितनी बार अच्छी बातें की थी, ये सोचकर अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। चेन फैन को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग उसे सबसे कम रिस्पेक्ट देते थे। जिस ड्राइवर को उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट करके सालों तक जॉब पर रखा, वही अब उसके ऑर्डर्स तक इग्नोर करने लगा था। तभी स्कूल गेट पर लियू रुयान दिखाई दी। उसके साथ लू जिनन भी थी, जिसे वो सहारा देकर कार तक ला रही थी। अंकल लियू तुरंत कार से उतरा और पूरे सम्मान के साथ डोर खोलने लगा, जैसे सच में लियू रुयान ही इस फैमिली की यंग मिस हो। लू जिनियन भी हमेशा की तरह उनके साथ घर जाने वाली थी, क्योंकि उसे लियू रुयान के साथ रहना पसंद था। इतना ही नहीं, ड्राइवर को हर सुबह जल्दी उठकर पहले लू जिनन को पिक करना पड़ता था, फिर स्कूल आना पड़ता था। चेन फैन ये सब सालों से सहता आ रहा था, लेकिन आज पहली बार उसे ये सब बर्दाश्त से बाहर लग रहा था। जैसे ही लू जिन कार में बैठने वाली थी, चेन फैन अचानक बाहर निकला और सीधा लियू रुयान को याद दिलाया कि दोपहर में तो उसने खुद कहा था कि वो उसके साथ वापस नहीं जाएगी, फिर अब उसकी कार में बैठने का क्या मतलब है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स ये सुनते ही फिर से चेन फैन पर टूट पड़े। सबको लग रहा था कि वो हद से ज्यादा बिहेव कर रहा है। कोई कह रहा था कि ये तो लियू रुयान की कार है, फिर भी चेन फैन खुद को मालिक समझ रहा है। तो कोई बोल रहा था कि उसे कार में बैठने देना ही बहुत बड़ी काइंडनेस है। लेकिन चेन फैन इस बार चुप नहीं हुआ। दूसरी तरफ लियू रुयान भी अंदर से कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक चेन फैन इतना बदल कैसे गया। पहले तो वो हमेशा उसकी हर बात मानता था, फिर आज वो उसकी तरफ देखता क्यों नहीं रहा। उसने खुद को काम दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि वो दोपहर वाली बात को भूलकर उसे माफ करने के लिए तैयार है, बस अब ड्रामा बंद कर दे। लेकिन चेन फैन ने बिना इमोशन के जवाब दिया कि उसे किसी फॉरगिवनेस की जरूरत नहीं है और वो खुद वापस चली जाए, बस अब उसके पीछे ना आए। ये सुनते ही लियू रुयान का चेहरा गुस्से और एम्बेरसमेंट से भर गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि पूरे स्कूल की नजरों में वो रिच फैमिली की डॉटर है। अगर वो इस वक्त चेन फैन के बिना कार में नहीं बैठती तो लोगों को शक हो जाता कि असली मालिक कौन है। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे चेन फैन को जोर से कार से नीचे खींच दिया और लू जिनन को अंदर बैठा दिया। उस पल चेन फैन के अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ बाहर आने लगे। उसे याद भी नहीं था कि उसने पहले लियू रुयान की इतनी बदतमीजियां कैसे टॉलरेट की थी, लेकिन लियू रुयान ने उसकी बात सुनना जरूरी ही नहीं समझा और सीधे अपने पिता को कार चलाने का ऑर्डर दे दिया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि अंकल लियू ने सच में कार आगे बढ़ा दी और चेन फैन को वहीं सड़क पर छोड़ दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स इस सीन पर हंसने लगे और कहने लगे कि चेन फैन के साथ यही होना चाहिए था। कुछ लोग तो ओपनली बोल रहे थे कि वो अपनी औकात भूल गया था, लेकिन चेन फैन ने इस ह्यूमिलिएशन के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस अपना पुराना नोकिया फोन निकाला, वही चीप फोन जो उसने खुद इस्तेमाल करना शुरू किया था ताकि अपना एक्सपेंसिव फ्रूट फोन लियू रुयान को गिफ्ट कर सके। उस वक्त उसे लगता था कि ऐसा करके वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहा है, लेकिन आज वही टूटा फूटा फोन देखकर उसे अपनी पुरानी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। उसने तुरंत अपने पिता को कॉल किया, बस एक फोन कॉल, और कुछ ही देर बाद जो कार उसे छोड़कर गई थी वही वापस स्कूल गेट पर आकर रुक गई। इस बार अंकल लियू जल्दी से नीचे उतरा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, जैसे उसे अभी अभी किसी ने बुरी तरह डांटा हो। उसने तुरंत लियू रुयान और लू जिनियन को कार से उतरने के लिए कहा। चेन फैन ने साफ बोल दिया कि वो अब उन दोनों के साथ सेम कार में नहीं बैठेगा। लू जिन इस बिहेवियर से शॉक्ड रह गई। उसने नीचे उतरते हुए चेन फैन को समझाने की कोशिश की कि अगर उसे उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन लियू रुयान के साथ ऐसा करना गलत है क्योंकि उसने हमेशा उसका ध्यान रखा है। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, लियू रुयान ने उसे रोक दिया। शायद वो नहीं चाहती थी कि ज्यादा डिस्कशन हो और सच बाहर आए। दोनों लड़कियां कार से उतर गईं और तब जाकर चेन फैन आराम से कार में बैठा। जाते वक्त उसने विंडो नीचे की, हल्की सी स्माइल दी और सिर्फ एक शब्द कहा, गुड बाय। वो गुड बाय सुनकर लियू रुयान पहली बार अंदर तक हिल गई। कार के अंदर अंकल लियू बार बार मिरर से चेन फैन को देख रहा था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का जिसने सालों तक लियू रुयान के लिए सब कुछ किया आज इतनी आसानी से उसे छोड़ रहा है। उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा कि लड़ाई झगड़े नॉर्मल होते हैं, बाद में वो लियू रुयान से माफी मंगवा देगा। लेकिन चेन फैन ने तुरंत उसे रोक दिया और सीधा पूछ लिया कि क्या वो भूल गया है कि सैलरी आखिर उसे कौन देता है। अगर उसे अपने मालिक से प्रॉब्लम है तो वो रिजाइन क्यों नहीं कर देता। चेन फैन ने साफ महसूस कर लिया था कि ये आदमी अब सिर्फ अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और इसी वजह से उसकी बातें इग्नोर कर रहा है। ये सुनते ही अंकल लियू डर गया और पूरे रास्ते चुप बैठा रहा। घर पहुंचने पर सबसे पहले जोउ शेन ने चेन फैन को अकेले आते देखा और हैरानी से पूछा कि लियू रुयान साथ क्यों नहीं आई। लेकिन जैसे ही चेन फैन ने कैजुअली कह दिया कि
कि अब उस फैमिली की किसी भी लड़की का चेन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। जो शेन की आंखों में खुशी साफ दिखने लगी। इतने सालों से वो देख रहा था कि चेन फैन कैसे लियू रुयान और उसकी मदर के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ कहने से डर जाता था क्योंकि चेन फैन नाराज हो जाता। जो शेन हमेशा से चेन फैमिली का सबसे लॉयल आदमी था, लेकिन सिर्फ लियू रुयन की केयर करने की वजह से चेन फैन उससे भी दूर हो गया था। बाद में जब लियू रुयन ने फैमिली बिजनेस अपने हाथ में लिया था, तब सबसे पहले उसी जो शेन को घर से निकाल दिया गया था। ये सब याद करके चेन फैन की आंखें भारी हो गईं। वो जल्दी से ऊपर जाने लगा, तभी जो शेन ने बताया कि ली शिया घर आई हुई है। पहले हर बार चेन फैन उससे बचता था क्योंकि ली शिया उसके पिता द्वारा चुनी गई फेंसी थी और लियू रुयान को पसंद करने की वजह से वो उससे नफरत करता था। ली शिया जब भी घर आती, चेन फैन उससे मिलने तक नहीं जाता और सर्वेंट्स से कहकर उसे वापस भेज देता। लेकिन फिर भी जब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, तब वही लड़की उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने आई थी और खुद को उसकी फियांसे मानती रही थी। इस बार चेन फैन रुक गया। उसने पहली बार खुद कहा कि वो ली शिया से मिलेगा। जो शन ने बताया कि वो बैकयार्ड में दबाई के साथ खेल रही है। चेन फैन तुरंत पीछे गया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि ली शिया प्यार से दबाई को खाना खिला रही है। ये वही डॉग था जिसे चेन फैन खुद पालना चाहता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कभी नहीं रख पाया क्योंकि लियू रुयन को डॉग्स पसंद नहीं थे। चेन फैन हमेशा सिर्फ लियू रुयन के बारे में सोचता रहा था, इसलिए उसने कभी दबाई के करीब जाने की कोशिश तक नहीं की क्योंकि लियू रुयन को डॉग्स पसंद नहीं थे। लेकिन आज बैकयार्ड में खड़े होकर जब उसने ली शिया को प्यार से दबाई के साथ खेलते देखा, तो उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसे अचानक वो बातें याद आने लगी जो उसकी पिछली जिंदगी के आखिर में लोगों ने कही थी कि इतनी अच्छी लड़की होने के बावजूद ली शिया इतने सालों तक अकेली रही। ये सोचकर चेन फैन की आंखें हल्की लाल हो गईं। दूसरी तरफ ली शिया ने जैसे ही सिर उठाकर उसे दरवाजे पर खड़े देखा, वो कुछ पल के लिए रुक गई। शायद उसे खुद भी नहीं पता चला कि चेन फैन कब वहां आ गया। वो इंस्टिंक्टिवली उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया कि चेन फैन उससे कितनी नफरत करता था, इसलिए वो वहीं रुक गई और सॉफ्टली उसे यंग मास्टर चेन कहकर ग्रीट किया। ली शिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे अलग बात उसकी काल्म पर्सनैलिटी थी। वो चेन फैन की ही उम्र की थी, फिर भी उसकी मैच्योरिटी किसी ग्रोन अप वुमन जैसी लगती थी। पढ़ाई में भी वो पूरे प्रोविंस की टॉप स्टूडेंट थी और यही वजह थी कि लियू रुयान उसे कभी पसंद नहीं करती थी। हर बार जब ली शिया के परफेक्ट ग्रेड्स सामने आते, लियू रुयान अनकंफर्टेबल हो जाती और खुद को समझाने लगती कि ली शिया सिर्फ इसलिए इतनी टैलेंटेड है क्योंकि उसके फैमिली कंडीशंस अच्छे हैं और उसे बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज मिले हैं। धीरे धीरे चेन फैन भी लियू रुयन की बातों में आ गया और उसने बिना वजह ली शिया को अपना एनिमी समझना शुरू कर दिया, जबकि असल में ली शिया ने कभी उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। इस बार पहली बार चेन फैन ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और कैजुअली पूछ लिया कि वो यहाँ क्यों आई है। ली शिया ने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया कि वो बस उसे देखने आई थी। चेन फैन चुप रहा, लेकिन ली शिया ने उसकी साइलेंस को पहले की तरह रिजेक्शन समझ लिया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि उसे पता है चेन फैन उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो अभी चली जाती है। सच तो ये था कि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि चेन फैन उससे मिलने के लिए तैयार होगा। वो तो सिर्फ दबाई को देखने आई थी, लेकिन आज चेन फैन का बिहेवियर उसके लिए ऑलरेडी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। तभी अचानक चेन फैन ने उसे रोक लिया और कैजुअली पूछ लिया कि क्या वो डिनर के लिए रुकना चाहेगी। ये सुनते ही ली शिया की आंखों में साफ सरप्राइज दिखने लगा। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि चेन फैन खुद उसे खाने के लिए इनवाइट करेगा। हल्की शाम की सनलाइट चेन फैन पर पड़ रही थी और उस पर पहली बार ली शिया को वो पहले से अलग और ज्यादा वार्म लगा। चेन फैन ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहा कि अगर वो चाहे तो डिनर साथ कर सकती है। उस वक्त लियू रुयन अभी तक घर वापस नहीं आई थी क्योंकि वो लू जिनियन को छोड़ने गई थी। पहले अगर ऐसा होता तो चेन फैन घंटों तक लियू रुयन का वेट करता और उसके बिना खाना तक नहीं खाता। लेकिन आज जब जो शेन ने उसे इतनी जल्दी डिनर टेबल पर बैठे देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने इंस्टिंक्टिवली पूछ लिया कि क्या वो मिस लियू का वेट नहीं करेगा, लेकिन इस बार चेन फैन ने बिना हेजिटेशन के कह दिया कि उसे अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। घर के सर्वेंट्स इतने सालों से उसकी लियू रुयान वाली ऑब्सेशन देखने के आदी हो चुके थे, इसीलिए सबको उसका बदला हुआ बिहेवियर अजीब लग रहा था। जो शेन ने ज्यादा सवाल नहीं किए और क्वाइटली डिनर अरेंज करने चला गया। जाते जाते उसने चेन फैन को यह भी बता दिया कि उसने अंकल लियू को इन्फॉर्म कर दिया है कि अब उसे कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर चेन फैन ने बस हल्की सी नजर उठाई और जो शेन तुरंत सब समझ गया। आखिर मालिक के फैसले पर सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद चेन फैन चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल डाइनिंग हॉल में बैठा था और सामने ली शिया क्वाइटली उसे देख रही थी। लेकिन जैसे ही चेन फैन ने उसकी तरफ नजर घुमाई, वो ऑकवर्ड होकर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। पहली बार चेन फैन को एहसास हुआ कि ली शिया कितनी प्योर और इनोसेंट है। उसे अचानक उसे टीज करने का मन हुआ, इसीलिए उसने मुस्कुराकर पूछ लिया कि वो उसे देख क्यों नहीं रही, क्या वो इतना अगली लगता है। चेन फैन जानता था कि उसकी पढ़ाई खराब थी, लेकिन लुक्स के मामले में वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहा था। अगर बाद में लियू रुयन ने उसकी जिंदगी बर्बाद ना की होती तो शायद वो कभी उस हालत तक पहुंचता ही नहीं। ली शिया ने तुरंत सिर हिलाकर नहीं कहा, लेकिन उसके काल्म चेहरे के पीछे छिपी नर्वस
नर्वसनेस साफ दिख रही थी क्योंकि उसके कान लाल हो चुके थे। ये देखकर चेन फैन हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने कैजुअली पूछ लिया कि उसने सुना है लीशिया हमेशा टॉप ग्रेड्स लाती है। चेन फैन की अचानक वार्मत देखकर लीशिया अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी चेन फैन ने उससे पूछा कि क्या वो किसी अच्छे ट्यूटर को जानती है, क्योंकि अब वो लियू रुयन पर भरोसा नहीं करना चाहता। पिछली जिंदगी में उसने सोचा था कि उसका पिता हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उसने कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की। लेकिन अब रीबर्थ के बाद उसे सेकंड चांस मिला था और वो अपनी स्टडीज इंप्रूव करना चाहता था। चेन फैन को पता था कि अगर ली शिया किसी टीचर को रिकमेंड करेगी तो वो सच में यूजफुल होगा। तभी उसे याद आया कि लियू रुयन भी कभी उसकी ट्यूटर बनी थी, लेकिन असल में उसने कभी उसे सीरियसली पढ़ाया ही नहीं। वो सिर्फ उसके पैसों और घर की लग्जरी एंजॉय करती रही। चेन फैन ने इतने पैसे वेस्ट किए, लेकिन लियू रुयान के पास उसे पढ़ाने का पेशेंस तक नहीं था। दूसरी तरफ ली शिया उसकी बातों को बहुत सीरियसली सुन रही थी। वो नर्वस होकर कप उठाकर पानी पीने लगी, जैसे अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा कि उसके पास कोई ट्यूटर नहीं है क्योंकि उसने खुद ही सब पढ़ाई की है। अगर चेन फैन को प्रॉब्लम ना हो तो वो खुद उसे रोज पढ़ा सकती है। शायद ली शिया को खुद भी यकीन नहीं था कि चेन फैन उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पहले तो वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन चेन फैन का अगला रिएक्शन देखकर वो खुद शॉक रह गई। उसने एक्साइटमेंट में तुरंत पूछा कि क्या वो सच में उसे पढ़ाने के लिए तैयार है। ली शिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि अगर चेन फैन चाहे तो वो जरूर हेल्प करेगी, बस उसे डर था कि कहीं उसकी खुद की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन ली शिया के लिए ये कोई इश्यू नहीं था। बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी आंखों में एक जेंटल वार्मथ दिखाई दे रही थी। असल में वो ऑलरेडी पूरा हाई स्कूल कोर्स खत्म कर चुकी थी और स्कॉलरशिप तक हासिल कर चुकी थी। लेकिन उसने कभी ये बातें ओपनली नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चेन फैन को बुरा लगे। चेन फैन ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि उसके ग्रेड्स बहुत खराब हैं और उसे बेवकूफ मत समझना। उसने बताया कि लियू रुयान भी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसके पास उसे समझाने का पेशेंस नहीं था। अगर चेन फैन एक बार में कुछ ना समझे तो वो तुरंत उसे डांटने लगती थी। पहले उसके ग्रेड्स एवरेज थे, लेकिन लियू रुयान से पढ़ने के बाद उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया और पढ़ाई और खराब होती चली गई। ली शिया ने उसे सॉफ्टली रिएश्योर किया और कहा कि अब से वो हर दिन स्कूल के बाद उसके घर आकर उसे पढ़ाएगी। दोनों साथ में डिनर कर रहे थे और पूरा माहौल सरप्राइजिंगली वार्म लग रहा था। चेन फैन ने पहली बार नेचुरली चॉपस्टिक्स उठाकर ली शिया की प्लेट में खाना रखा और उसे घर जैसा फील करने को कहा। उसी पल कई सालों बाद पहली बार घर लौटी लियू रुयान डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। उसे अभी अभी पता चला था कि उसके पिता को जॉब से निकाल दिया गया है और घर आते वक्त वो अपने पिता की डांट भी सुन चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने सामने का सीन देखा, उसकी चाल अचानक रुक गई। चेन फैन बिना उसका इंतजार किए डिनर कर रहा था और उसके सामने बैठी थी ली शिया। पूरे टेबल का माहौल एक पल में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डाइनिंग टेबल पर बैठी लियू रुयन का चेहरा उस वक्त तुरंत बदल गया जब उसने चेन फैन को ली शिया के साथ आराम से खाना खाते देखा। उसकी एक्सप्रेशन में इरिटेशन, कंफ्यूजन और जेलसी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन चेन फैन ने उसकी तरफ बेरली एक नजर डाली और फिर कैजुअली खाना खाना कंटिन्यू कर दिया। असल में लियू रुयान घर आते ही अपने पिता की नौकरी के बारे में चेन फैन से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने ली शिया को वहां देखा, उसका पूरा मूड बदल गया। पहले चेन फैन हमेशा उसे खुश रखने के लिए दूसरी लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था। जब भी ली शिया घर आती, चेन फैन उससे मिलने तक से बचता और जल्दी वापस भेज देता था। लेकिन आज वही चेन फैन उसे डिनर पर रोककर बैठा था। आखिरकार लियू रुयन खुद को रोक नहीं पाई और सीधे पूछ बैठी कि ली शिया यहाँ क्या कर रही है। चेन फैन ने बिना इमोशन बदले शांत आवाज में जवाब दिया कि ली शिया उसकी गेस्ट है और अगर इससे किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। ये सुनते ही लियू रुयान मजबूरी में सामने बैठ गई और सस्पिशियस नजरों से चेन फैन को देखने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि चेन फैन जानबूझकर ली शिया को उसके सामने बैठाकर उसे जेलस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चेन फैन अब पहले वाला लड़का नहीं था। उसने सीधे लियू रुयान की आंखों में देखकर कहा कि वो खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही है। पहले चेन फैन सच में उसे अपनी दुनिया मानता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब उसे साफ दिखने लगा था कि लियू रुयान के अंदर सिर्फ एरोगेंस और कंटेम्प्ट भरा हुआ है। अगर वो ऐसे इंसान के पीछे भागता रहा तो उसकी जिंदगी फिर उसी एंडलेस अबिस में चली जाएगी जहां से वो मुश्किल से वापस आया था। लियू रुयान को फिर भी लगा कि चेन फैन बस ड्रामा कर रहा है। उसने एरोगेंट अंदाज में कहा कि अगर चेन फैन को लगता है कि दूसरी लड़कियों के साथ क्लोज होकर वो उसे जेलस कर सकता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बल्कि अगर चेन फैन किसी और के साथ बिजी हो जाए तो उसके लिए और अच्छा होगा ताकि वो आगे जाकर उसे परेशान ना करे। इतना कहकर चेन फैन बिना आर्ग्यूमेंट बढ़ाए सीधे ऊपर अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद ली शिया की आंखों में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगा। शायद उसने लियू रुयन की बातें सुन ली थी। चेन फैन खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था कि कहीं ली शिया को गलत फीलिंग तो नहीं हुई। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ली शिया ने इस पूरे मैटर पर एक शब्द तक नहीं कहा। उसका बिहेवियर पहले से थोड़ा कोल्ड जरूर हो गया था। डिनर खत्म होने के बाद चेन फैन खुद ली शिया को बाहर तक छोड़ने गया और सॉफ्टली उसे रास्ते में केयरफुल रहने को कहा। ली शिया ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया और ज्यादा कुछ बोले बिना
बिना चली गई। वो वैसे भी कम बोलने वाली लड़की थी। उसके जाने के बाद जैसे ही चेन फैन वापस घर में आया, उसने देखा कि लियू रुयान स्टेयर्स से नीचे उतर रही है। सच कहें तो उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट और इनोसेंट ब्यूटी थी, और शायद यही वजह थी कि चेन फैन सालों तक उसकी असली पर्सनालिटी नहीं पहचान पाया। लेकिन अब वो इल्यूजन पूरी तरह टूट चुका था। नीचे आते ही लियू रुयान ने सीधे उससे पूछा कि उसने उसके पिता को जॉब से क्यों निकाल दिया। उसने ये बात डिनर टेबल पर नहीं उठाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लीशिया को पता चले कि वो सिर्फ चेन फैमिली के ड्राइवर की बेटी है। अगर वहाँ सीन बनता तो उसकी फेक रिच आइडेंटिटी टूट जाती। चेन फैन ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया कि उसने अपने घर के एक ड्राइवर को निकाला है और उसे इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। लेकिन लियू रुयान तुरंत अपने पिता की साइड लेने लगी और बोली कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे निकाले, उसके पिता को बीच में क्यों ला रहा है। फिर अचानक उसने वही पुराना कॉन्फिडेंट टोन अपनाया और चैलेंज देते हुए कहा कि अगर चेन फैन में हिम्मत है तो उसे भी घर से निकाल कर दिखाए। शायद उसे पूरा यकीन था कि चेन फैन कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगले ही पल चेन फैन ने शांत चेहरे के साथ ठीक है कह दिया। ये सुनते ही लियू रुयन कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह गई। चेन फैन ने उसे साफ बता दिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी और वो नया ट्यूटर ढूंढ लेगा, क्योंकि जिस दिन से लियू रुयन ने उसे पढ़ाना शुरू किया उसके ग्रेड्स लगातार खराब होते गए। चेन फैन को अब लगने लगा था कि लियू रुयन उसके दिए हुए पैसे और सैलरी के लायक भी नहीं थी। लेकिन लियू रुयन अभी भी यही सोच रही थी कि चेन फैन बस गुस्से में ड्रामा कर रहा है। उसने फिर से चेन फैन को इंसल्ट करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि उसकी पढ़ाई खराब होने की वजह उसकी खुद की स्टुपिडिटी है। उसने कंपैरिजन करते हुए कहा कि वही चीज अगर लू जिन को एक बार समझाई जाए तो वो तुरंत समझ जाती है, जबकि चेन फैन को बार बार समझाने के बाद भी कुछ नहीं आता। उसके हिसाब से कोई भी टीचर उसे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि प्रॉब्लम पूरी तरह उसी में है। लेकिन इस बार चेन फैन उसकी इंसल्ट सुनकर टूटने वाला नहीं था। उसने फिर से उसे घर छोड़ने के लिए कहा। लियू रुयान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि चेन फैन सीरियस है। वो लगातार उसे समझाने की कोशिश करती रही कि अभी वो स्टूडेंट्स हैं और उसे इमोशंस छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। उसके हिसाब से चेन फैन बस इसलिए बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे लू जिनन के साथ उसकी क्लोजनेस से जेलसी हो रही थी। फिर उसने कैजुअली कह दिया कि वो अभी किसी रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है। आखिर में उसने ऑलमोस्ट एहसान जताते हुए कहा कि चेन फैन तो रिच फैमिली से है, उसके पास फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ऑलरेडी बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास ऐसा लग्जरी नहीं है। ये सब सुनकर चेन फैन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसे शौक इस बात का था कि लियू रुयान आज भी सोच रही है कि चेन फैन उससे प्यार करता है। आखिरकार उसने सीधा पूछ लिया कि आखिर उसे ये कॉन्फिडेंस कहां से मिला कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। चेन फैन ने साफ कह दिया कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन लियू रुयान ने उसकी बात को फिर भी सीरियसली नहीं लिया। जाते जाते उसने बस वार्निंग दी कि अगर अगली बार ली शिया को घर में खाना खिलाया गया तो वो चेन फैन की केयर नहीं करेगी। इतना कहकर उसने जोर से डोर बंद किया और अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ चेन फैन भी अपने कमरे में गया और तुरंत जो शेंग को बुलाकर कह दिया कि अगले दिन ही लियू रुयन का सारा सामान घर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो अब ऐसे इंसान को अपने सिर पर नहीं बैठाना चाहता। इसके बाद उसने पहली बार ली शिया का फोन नंबर लिया और उसे मैसेज भेजा कि क्या वो सेफली घर पहुंच गई, लेकिन काफी देर तक रिप्लाई नहीं आया। अगली सुबह चेन फैन आराम से देर तक सोता रहा क्योंकि अब उसे लू जिन को पिक करने के लिए जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने अनएक्सपेक्टेड सीन देखा। लियू रुयान डाइनिंग टेबल के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चेन फैन बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गया और आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा। पहले वो रोज सुबह जल्दी निकल जाता था और खुद ब्रेकफास्ट तक नहीं करता था, सिर्फ इसलिए ताकि लू जिनियन को पिक किया जा सके। लेकिन आज उसने किसी की परवाह नहीं की। लियू रुयान उसकी तरफ देखती रही, शायद उम्मीद कर रही थी कि चेन फैन उसे स्कूल लेकर जाएगा। लेकिन ब्रेकफास्ट खत्म करके चेन फैन सीधा बाहर निकल गया। लियू रुयान भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। बाहर इस बार नया ड्राइवर खड़ा था जिसने सम्मान से डोर खोलकर चेन फैन को अंदर बैठाया। लेकिन जैसे ही लियू रुयन भी कार में बैठी, चेन फैन ने उसकी तरफ देखकर याद दिलाया कि कल तो उसने खुद कहा था कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। लियू रुयन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि अगर उसके पिता ने उसे चेन फैन को मनाने के लिए ना कहा होता तो वो कभी उसके पीछे नहीं आती। लियू रुयान पूरे रास्ते यही एटीट्यूड दिखाती रही कि चेन फैन बस इसलिए इतना बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके घर में थोड़ा पैसा है और वो लोगों को दबाना पसंद करता है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, उसके पिता को अभी भी चेन फैमिली की नौकरी की जरूरत थी, इसलिए वो मजबूरी में चेन फैन को मनाने आई थी। दूसरी तरफ चेन फैन अब उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने बस ड्राइवर को स्कूल चलने के लिए कहा और पूरे रास्ते लियू रुयन को इग्नोर करता रहा। स्कूल गेट पर पहुंचते ही चेन फैन बिना उसकी तरफ देखे कार से उतर गया, जबकि लियू रुयन उसके पीछे पीछे चलती रही। पहले हर दिन वो लू जिन के साथ आती थी, लेकिन आज पहली बार लू जिन बस से स्कूल पहुंची थी। जैसे ही उसने लियू रुयन को चेन फैन के साथ आते देखा, वो तुरंत उनके पास चली आई। उसकी नजरों में साफ कंफ्यूजन था क्योंकि कल तक जिस लड़के को सब मीडियोकर सर्वेंट समझते थे, वही आज लियू रुयन के सामने इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा था। उसने हल्के
हल्के सरप्राइज के साथ पूछा कि क्या दोनों का पैचअप हो गया, लेकिन चेन फैन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ लियू रुयन खुद भी अंदर से कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चेन फैन अचानक इतना कोल्ड कैसे हो गया। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए लू जिने से कहा कि उसका चेन फैन से कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है। उसके हिसाब से वो सिर्फ इसीलिए चेन फैन को टॉलरेट करती थी क्योंकि उसके पिता ने उसे चेन फैन का ध्यान रखने को कहा था। लू जिन ने ये सुनकर राहत की सांस ली क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि शायद लियू रुयान सच में चेन फैन की तरफ सॉफ्ट होने लगी है। क्लासरूम में पहुंचते ही नया ड्रामा शुरू हो गया। वांग यान पहले से वहां मौजूद था और जानबूझकर चेन फैन का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। चेन फैन ने कामली उसे साइड हटने को कहा, लेकिन वांग यान ने उल्टा उसे शेमलेस कहना शुरू कर दिया। उसके हिसाब से कल चेन फैन ने बहुत बड़ी हद पार कर दी थी क्योंकि उसने लियू रुयान और लुजिन को सड़क पर छोड़कर खुद कार ले ली थी। लेकिन इस बार चेन फैन बिना गुस्सा किए हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि अपनी खुद की कार में किसे बैठाना है और किसे नहीं ये उसका फैसला है, किसी और का नहीं। ये सुनते ही पूरी क्लास क्यूरियोसिटी से भर गई। वांग यान मॉकिंग अंदाज में हंस पड़ा और बोला कि पूरी क्लास जानती है चेन फैन आखिर कौन है। उसके हिसाब से चेन फैन बस ड्राइवर का बेटा था जो रिच यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहा था। वांग यान ने कॉन्फिडेंटली कहना शुरू किया कि असली मालिक तो लियू रुयान है और चेन फैन बस उसके फैमिली में काम करने वाले लोगों में से एक है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर लियू रुयान इतनी काइंड ना होती तो चेन फैन को बहुत पहले निकाल दिया जाता। वांग यान की लू जिनियन से अच्छी दोस्ती थी और क्योंकि लू जिनियन हमेशा लियू रुयान के साथ रहती थी इसलिए क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी उसकी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर लियू रुयन और लू जिनियन दिखाई दी। वांग यान की बातें सुनकर लियू रुयान का चेहरा ऑकवर्ड हो गया क्योंकि टेक्निकली वो बातें चेन फैन की नहीं उसकी खुद की इंसल्ट थी। वो तुरंत आगे बढ़ी और वांग यान को अपनी सीट पर वापस जाने को कहा। वांग यान क्लियरली अपसेट था लेकिन फिर भी उसने अपना सामान उठाया और वापस चला गया। लियू रुयान खुद आकर फिर से चेन फैन के बगल में बैठ गई, लेकिन इस बार चेन फैन ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। पहले वो क्लास में सिर्फ लियू रुयन को देखता रहता था लेकिन अब वो जेन्युइनली पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। दूसरी तरफ वांग यान जाकर लू जिनियन के पास बैठ गया और धीरे से पूछने लगा कि आखिर लियू रुयन चेन फैन को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है जबकि वो सिर पर चढ़ता जा रहा है। लेकिन लू जिन ने फिर वही एक्सप्लेनेशन दी कि लियू रुयान के पिता और चेन फैन के पिता के बीच अच्छा रिलेशन है, इसीलिए उसे बस चेन फैन का ध्यान रखने को कहा गया है। ये सुनकर वांग यान को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला और उसने फिर मॉकिंग अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि चेन फैन तो यहाँ तक बोल रहा है कि वो लग्जरी कार उसकी खुद की है। उसके हिसाब से अगर चेन फैन सच में रिच होता तो उसका फोन इतना चीप क्यों होता, जबकि लियू रुयन का फोन और उसके गिफ्ट्स इतने एक्सपेंसिव हैं। पूरी क्लास भी यही मान रही थी कि चेन फैन बस अटेंशन पाने के लिए रिच बनने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन चेन फैन को अब इन सब बातों से फर्क पड़ना बंद हो चुका था। वो क्वाइटली अपनी सीट पर बैठा फोन चेक करने लगा। तभी उसने देखा कि लाई शिया का आखिरकार रिप्लाई आया है, बस एक छोटा सा मैसेज, लेकिन उसकी टोन सरप्राइजिंगली कोल्ड थी। चेन फैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि कल तक ली शिया उसके साथ काफी वार्म बिहेव कर रही थी, लेकिन घर जाने के बाद उसका एटीट्यूड फिर डिस्टेंट हो गया था। फिर भी चेन फैन ने तुरंत उसे मैसेज भेजा और पूछा कि क्या वो शाम को पढ़ाने के लिए आएगी। कुछ सेकंड्स बाद सिर्फ एक वर्ड का रिप्लाई आया, हाँ। इतना काफी था। इसके बाद चेन फैन ने फोन साइड में रखा और पूरी सीरियसनेस के साथ क्लास पर ध्यान देने लगा। ये देखकर लियू रुयन जेन्युइनली शॉक थी क्योंकि पहली बार चेन फैन ने पूरी क्लास में ना सोया, ना उसे परेशान किया और ना ही उसकी तरफ देखा। वो लगातार नोट्स बना रहा था और लेक्चर खत्म होने के बाद भी अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करता रहा। लियू रुयान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही लड़का जो पहले हर वक्त सिर्फ उसके बारे में सोचता था आज अचानक पढ़ाई में इतना सीरियस कैसे हो गया। लंच ब्रेक में जब लू जिनियन नीचे खाने जाने लगी तब लियू रुयन ने इंस्टिंक्टिवली चेन फैन की तरफ देखा और पूछ लिया कि क्या वो खाने नहीं आएगा, लेकिन चेन फैन उस वक्त भी अपने नोट्स में बिजी था, जैसे उसने उसकी आवाज सुनी ही ना हो। पहली बार लियू रुयान को कंप्लीटली इग्नोर्ड होने का एहसास हो रहा था। ये देखकर लू जिनियन ने सॉफ्टली कहा कि अगर चेन फैन नहीं आना चाहता तो दोनों खुद चले जाते हैं और बाद में उसके लिए खाना ले आएंगे, लेकिन चेन फैन ने तुरंत मना कर दिया। असल में लू जिन दिल की बुरी लड़की नहीं थी। सबकी नजरों में वो हमेशा काइंड और ऑप्टिमिस्टिक रहती थी, चाहे लोग उसके पीछे मजाक ही क्यों ना उड़ाएं। लेकिन अब रीबर्थ के बाद चेन फैन ने तय कर लिया था कि वो किसी पर अननेसेसरी फेवर या एहसान नहीं छोड़ेगा। चेन फैन ने क्वाइटली अपना सामान अरेंज किया और बिना लियू रुयन या लू जिनियन का इंतजार किए क्लासरूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ लू जिनियन अब भी लियू रुयन के आसपास घूमते हुए समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर चेन फैन अचानक इतना बदल कैसे गया। लियू रुयन खुद भी अंदर से पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। पहले चेन फैन हर वक्त उसके पीछे छोटे मेंढक की तरह घूमता रहता था, उसकी हर बात मानता था, लेकिन कल से उसने ऐसा क्या कर दिया कि चेन फैन अचानक इतना कोल्ड हो गया। ये बात उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। तभी लू जिनन ने कैजुअली उसे याद दिलाया कि इस वीकेंड उसका बर्थडे है और पूछा कि क्या इस बार भी चेन फैन बर्थडे पार्टी अरेंज करेगा। ये सुनते ही लियू रुयान थोड़ी देर के लिए चुप हो गई क्योंकि पिछले
साल उसके बर्थडे पर चेन फैन ने इंपीरियल होटल में इतना ग्रैंड अरेंजमेंट किया था कि पूरी क्लास शॉक्ड रह गई थी। लग्जरी होटल, एक्सपेंसिव डेकोरेशन, अनलिमिटेड फूड, सिर्फ एक रात में लाखों युआन खर्च हुए थे। क्लासमेट्स तो उस पार्टी को अटेंड करना अपने लिए ऑनर समझ रहे थे और इस बार भी कुछ दिन पहले तक चेन फैन ने सारी प्रिपरेशन क्वाइटली कर दी थी। लेकिन अब जब चेन फैन सडनली उससे दूरी बना रहा था तो पहली बार लियू रुयान के मन में डाउट आया कि अगर वो इस बार बर्थडे पार्टी में ना आया तो क्या सच में सेलिब्रेशन होगा भी या नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कन्विंस किया कि चेन फैन ऐसा नहीं कर सकता। उसके हिसाब से शायद चेन फैन बस सरप्राइज देने के लिए कोल्ड बिहेव कर रहा था। आखिर हर साल वो उसके बर्थडे पर सबसे पहले मौजूद रहता था। यही सोचकर उसने खुद को काल्म किया और लू जिनियन भी कॉन्फिडेंटली बोली कि चेन फैन चाहे कुछ भी करे आखिर में वापस उसी के पास आएगा। दूसरी तरफ स्कूल खत्म होते ही लियू रुयान और लू जिनियन एनिवर्सरी प्रोग्राम की रिहर्सल में बिजी हो गई। लेकिन इस बार चेन फैन ने उनका इंतजार तक नहीं किया और सीधा घर लौट आया। घर पहुंचते ही सामने ऐसा सीन था जिसने उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल ला दी। ली शिया पहले से वहां मौजूद थी और द बाई के साथ एंट्रेंस पर उसका इंतजार कर रही थी। पिछले जन्म की यादें चेन फैन के दिल में इतनी गहरी थी कि अब हर बार ली शिया को देखकर उसे लगता था जैसे वो किसी बेहद प्रेशियस चीज को फिर से पा रहा हो। ली शिया अभी भी उसकी अचानक बदल चुकी वार्मथ की आदत नहीं डाल पाई थी। पहले चेन फैन उसे इग्नोर करता था लेकिन अब वो उसे जेन्युइनली अच्छा बिहेव कर रहा था और यही बात ली शिया को थोड़ा शाय बना देती थी। चेन फैन ने मुस्कुराते हुए उसे जल्दी आने के लिए थैंक यू कहा और दोनों सीधे स्टडी रूम की तरफ चले गए। आज क्लास के दौरान चेन फैन को महसूस हुआ था कि उसे बहुत सारी बेसिक चीजें तक प्रॉपरली नहीं आती, इसलिए वो सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस था। स्टडी रूम में बैठते ही लीशिया ने 2 टेस्ट पेपर्स निकाले और कहा कि पहले वो चेन फैन का करंट लेवल चेक करना चाहती है। चेन फैन ने सरप्राइजिंगली पूरी सीरियसनेस के साथ पेपर सॉल्व किया और क्वाइटली उसे वापस दे दिया। ली शिया कुछ देर तक आंसर्स देखती रही जबकि चेन फैन को खुद अपने आंसर्स देखकर शर्म आ रही थी। आखिर उसने ऑकवर्ड होकर खुद को स्टूपिड तक कह दिया लेकिन ली शिया ने तुरंत उसे रोका और कामली समझाया कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, लर्निंग मेथड की है। उसने डिसाइड किया कि वो चेन फैन को बेसिक्स से पढ़ाएगी। चेन फैन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद ली शिया जिस पेशेंस और सॉफ्टनेस के साथ उसे पढ़ाने लगी वो चेन फैन के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। वो हमेशा नीचे देखकर समझाती थी, उसकी आंखों में रेयरली देखती थी लेकिन हर कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से एक्सप्लेन करती थी कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब इंस्टेंटली समझ आने लगी। काफी देर पढ़ाने के बाद लीशिया को प्यास लगी और जैसे ही उसने सिर उठाया उसने नोटिस किया कि चेन फैन लगातार उसे देख रहा था। वो थोड़ी नर्वस हो गई और तुरंत नजरें क्वेश्चन पेपर पर ले गई। चेन फैन ने सॉफ्टली कहा कि उसे अच्छा लग रहा है कि ली शिया उसके साथ इतना पेशेंस रख रही है। फिर उसने टीजिंग अंदाज में पूछ लिया कि अगर वो इतनी काइंड है तो फोन पर हमेशा सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में रिप्लाई क्यों करती है? क्या ये सब लियू रुयान की वजह से है? क्या उसे चेन फैन से कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर ली शिया तुरंत घबरा गई और उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि कल घर पर गेस्ट्स आए हुए थे इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पाई। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर चेन फैन को कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो वो उसे एनी टाइम कॉल कर सकता है। तभी अचानक चेन फैन का फोन बज उठा। कॉल लियू रुयान की थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वो चेन फैन पर चिल्लाने लगी कि उसने उसके सारे सामान बाहर क्यों फेंकवा दिए। चेन फैन ने एक नजर ली शिया की तरफ देखी लेकिन बात छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने सीधा लियू रुयन को याद दिलाया कि कल ही उसे घर से निकाल दिया गया था इसलिए अब उसके पास वहां रहने का कोई रीजन नहीं बचता। फिर बिना और आर्ग्यूमेंट किए उसने साफ कह दिया कि वो अभी बिजी है और कॉल काट दिया। दूसरी तरफ लियू रुयान सच में अपने लगेज के साथ घर के बाहर खड़ी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चेन फैन सच में उसे निकाल देगा। लेकिन चेन फैन ने कॉल कट करके फिर से ली शिया की तरफ देखा और कैजुअली पढ़ाई कंटिन्यू करने को कहा। कुछ देर बाद अचानक स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुला और लियू रुयान अंदर आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर चेन फैन और ली शिया पर साथ बैठी उसकी आंखों में जेलासी की हल्की चमक भी दिखाई दी। चेन फैन ने कोल्ड टोन में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है लेकिन लियू रुयान सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अगर चेन फैन उसे पसंद नहीं करता और हमेशा नीचे समझता है तो फिर अब अचानक उसके पीछे क्यों पड़ा है। उसके हिसाब से घर से निकालना और सामने लीशिया को बैठाना सिर्फ उसे इंसल्ट करने के लिए था। ये सुनते ही लीशिया इंस्टिंक्टिवली उठकर चेन फैन के सामने प्रोटेक्टिवली खड़ी हो गई जैसे वो नहीं चाहती थी कि लियू रुयान उसे हर्ट करे। लेकिन इस बार चेन फैन खुद नहीं रुका। उसने पहली बार खुलकर लियू रुयान से कहा कि असली ह्यूमिलिएशन किसने झेली है। वो सालों तक उसके सारे एक्सपेंसेस उठाता रहा, उसके और लू जिनियन के पीछे सर्वेंट की तरह घूमता रहा, हर जरूरत पूरी करता रहा और बदले में सिर्फ कोल्ड एटीट्यूड और डिसरिस्पेक्ट मिला। अगर ये ह्यूमिलिएशन नहीं था तो और क्या था। अब जब वो सिर्फ अपना सब कुछ वापस ले रहा है तो सडनली लियू रुयान खुद को इंसल्टेड फील कर रही है। ये सुनकर लियू रुयान कुछ पल तक चुप रही, फिर होंठ भींचकर बोली कि चाहे चेन फैन कुछ भी कर ले वो उसे कभी पसंद नहीं करेगी और ना ही उसके साथ रहेगी। इतना कहकर वो मुड़ी लेकिन जल्दी में डोर से टकरा गई। चेन फैन विंडो के पास जाकर उसे नीचे जाते देखता रहा। लियू रुयान अपना लगेज उठाकर बिना पीछे देखे तेज
तेज कदमों से वहां से चली गई। पहले वो हमेशा चेन फैन के सामने खुद को प्राउड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग दिखाती थी। चेन फैन को लगता था कि वो पैसे के आगे नहीं झुकती और शायद इसी वजह से वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अब रीबर्थ के बाद उसे एहसास हो रहा था कि वो सारी बातें कितनी रिडिकुलस थी। पीछे खड़ी ली शिया ने धीरे से पूछा कि अगर चेन फैन का मूड खराब है तो वो वापस चली जाए। लेकिन चेन फैन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा कि वो दुखी नहीं है, उसे बस अपने पिछले जन्म की बेवकूफियां याद आ रही हैं। सच तो ये था कि आज पहली बार लियू रुयान को इस हालत में देखकर उसे अंदर से अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। चेन फैन अब अंदर से सच में हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि कम से कम इस बार उसे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं थी। इस जिंदगी में अगर वो लियू रुयान से दूर रह गया तो ना वो फिर से इमोशनली टूटेगा, ना बीमारी में तड़पेगा और ना ही पिछले जन्म जैसा मिजरेबल एंड देखेगा। दूसरी तरफ ली शिया धीरे से जाने की बात कहकर मुड़ने लगी, लेकिन उसी पल चेन फैन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ली शिया एकदम रुक गई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। चेन फैन खुद भी कुछ सेकंड्स के लिए समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि ली शिया की फीलिंग्स नोटिस न कर सके। हर बार जब भी लियू रुयन सामने आकर कुछ उल्टा बोलती, ली शिया सबकॉन्शियसली चेन फैन से दूरी बनाने लगती थी। आखिर इतने सालों तक चेन फैन ने ओपनली लियू रुयन को पसंद किया था। पूरे स्कूल को पता था कि वो उसके पीछे पागलों की तरह घूमता है, इसलिए शायद ली शिया भी यही सोचती थी कि चेन फैन के दिल में अभी भी लियू रुयान ही। और सच कहें तो पहले ऐसा था भी। अगर पिछले जन्म का दर्दनाक अंत ना होता तो शायद चेन फैन कभी रियलिटी समझ ही नहीं पाता। ली शिया की शांत आंखों में देखते हुए चेन फैन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक पूछा कि क्या वो सैटरडे को फ्री है। उसने कैजुअली कहा कि वो इंपीरियल होटल में डिनर करने जाना चाहता है और अगर ली शिया चाहे तो उसके साथ चल सकती है। चेन फैन ने मजाक में कहा कि पिछले जन्म में वो भूखे इंसान की तरह मरा था, इसीलिए इस बार वो लाइफ को प्रॉपरली एंजॉय करना चाहता है। पहले अगर ऐसा मौका होता तो वो बिना सोचे लियू रुयन को साथ ले जाता, लेकिन अब उसके मन में सबसे पहले ली शिया का नाम आया। आखिर वही लड़की थी जिसे उसके पिता ने उसके लिए चुना था। पहले चेन फैन को लगता था कि उसके पिता उसकी फ्रीडम छीन रहे हैं, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि ली शिया हर तरीके से लियू रुयान से बेहतर है। खूबसूरत, इंटेलिजेंट, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाली, और सबसे बड़ी बात, वो सच में चेन फैन की केयर करती थी। कभी कभी तो चेन फैन को लगता था कि असल में फायदा उसी का हो रहा है। तभी ली शिया ने हल्के हेसिटेशन के साथ पूछा कि क्या वो लियू रुयान के साथ नहीं जाएगा। चेन फैन तुरंत समझ गया कि वो किसकी बात कर रही है। उसने सीधे पलटकर पूछा कि क्या ली शिया चाहती है कि वो फिर पहले की तरह उससे दूरी बनाकर रहे। ये सुनते ही ली शिया जल्दी से मना करने लगी। चेन फैन हल्का सा मुस्कुराया और सैटरडे को मिलने की बात कहकर उसे विदा कर दिया। आखिरकार सैटरडे आ गया, लेकिन चेन फैन थोड़ी देर से इंपीरियल होटल पहुंचा। जैसे ही वो एंट्रेंस के अंदर गया, उसने देखा कि वहां पहले से काफी क्लासमेट्स फैंसी कपड़े पहनकर खड़े थे। तभी वांग यान की नजर उस पर पड़ी और वो तुरंत मॉकिंग स्माइल के साथ उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन फैन यहाँ आने की हिम्मत करेगा, लेकिन चेन फैन बिल्कुल काम था। उसने कैजुअली जवाब दिया कि इंपीरियल होटल के ऑनर और उसके पिता अच्छे दोस्त हैं और वो इस होटल का सुपर वीआईपी गेस्ट है, इसलिए वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। ये सुनकर वांग यान कोल्ड लाफ करने लगा। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में लियू रुयान चेन फैन को इग्नोर कर रही थी, इसलिए उसके हिसाब से चेन फैन को आज यहाँ आने का कोई हक नहीं था, क्योंकि आज लियू रुयान का बर्थडे था। तभी अचानक चेन फैन को रियलाइजेशन हुआ कि सच में आज लियू रुयान की 18वीं बर्थडे थी। पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई और ली शिया में इतना बिजी था कि वो ये डेट तक भूल गया था, लेकिन इसी दिन की याद उसके पिछले जन्म का सबसे पेनफुल मेमोरी भी थी। उसी 18th बर्थडे के लिए चेन फैन ने इंपीरियल होटल का स्पेशल लग्जरी हॉल बुक किया था। हर डेकोरेशन पर्सनली अरेंज की थी और पूरा सेलिब्रेशन किसी प्रिंसेस पार्टी से कम नहीं था। लेकिन उसी रात उसे पहली बार लियू रुयान की असली फीलिंग्स का एहसास हुआ था। उसने साफ कह दिया था कि चेन फैन उसकी जिंदगी में इंटरफियर करना बंद करे। दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, लेकिन आखिर में हमेशा की तरह चेन फैन ही झुक गया था। इतना ही नहीं, बाद में लियू रुयन को पाने के लिए उसने अपने पिता की कंपनी तक उसके हवाले कर दी थी। आज उसी होटल के सामने खड़े होकर चेन फैन को सब कुछ आयरनी जैसा लग रहा था, क्योंकि टेक्निकली इस पूरी बर्थडे पार्टी का हर अरेंजमेंट उसी ने किया था और खर्च भी उसी के अकाउंट से जाना था। लेकिन अब वो इस सेलिब्रेशन से इमोशनली पूरी तरह अलग हो चुका था। उसे तो अब बस क्यूरियोसिटी थी कि जब पेमेंट और सपोर्ट सडनली गायब होगा तब लियू रुयान आखिर क्या करेगी। इसलिए क्लासमेट्स के मॉक्स को इग्नोर करते हुए चेन फैन सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। उसने पहले से ही लीशिया के साथ डिनर के लिए अलग टेबल रिजर्व कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकला, उसकी नजर सामने खड़ी लियू रुयन और लू जिनियन पर पड़ी। लियू रुयन ने उसे देखते ही तुरंत नोटिस कर लिया और उसके चेहरे पर हल्की सेटिस्फैक्शन दिखाई दी। शायद उसे पहले से यकीन था कि चाहे चेन फैन कितना भी एटीट्यूड दिखा ले, आखिर में वो उसके बर्थडे पर जरूर आएगा। वो कॉन्फिडेंट कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और हल्की प्राइड के साथ बोली कि उसे पहले से पता था कि चेन फैन आखिरकार
आखिरकार आएगा ही। फिर उसने ऑलमोस्ट एहसान जताने वाले टोन में कहा कि अगर चेन फैन यहाँ आ गया है तो शायद वो उसे पहले की बातों के लिए फॉरगिव भी कर दे। लेकिन चेन फैन अब उसके खेल में फंसने वाला नहीं था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया होगा। लियू रुयान को जेन्युइनली समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। उसके हिसाब से ऑब्वियस था कि चेन फैन उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है, लेकिन अगले ही पल चेन फैन ने सीधा सवाल कर दिया कि क्या लियू रुयान ने उसे इनवाइट किया था। आसपास इतने सारे क्लासमेट्स थे, फिर क्यों उसे लग रहा था कि चेन फैन सिर्फ उसके लिए यहाँ आया है। ये सुनते ही लियू रुयान के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगी, क्योंकि पहली बार चेन फैन उसके बर्थडे पर भी उसे स्पेशल फील नहीं करा रहा था। उसी मोमेंट रेस्टोरेंट मैनेजर उनकी तरफ तेजी से चलता हुआ आता दिखाई दिया और अगले कुछ सेकंड्स में जो होने वाला था उससे पूरे एटमॉस्फेयर का रंग बदलने वाला था। मैनेजर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए रिस्पेक्टफुली पूछा कि क्या लीशिया आ चुकी है, और जैसे ही उसने हाँ में जवाब दिया, मैं बिना समय वेस्ट किए उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन पीछे से लियू रुयान फिर मेरे साथ आ गई और इरिटेटेड होकर बोलने लगी कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। पहले उसे परेशान करता था और अब लीशिया के पीछे घूम रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका टेम्पर अच्छा है। मैं बस उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और शांत आवाज में कहा कि प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रही है। पहले कहती थी कि मैं उसे डिस्टर्ब करता हूँ, अब जब मैंने दूरी बना ली तो भी उसे चैन नहीं है। मैंने साफ कह दिया कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं और मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तभी पीछे खड़े लू जिनियन ने माहौल ऑकवर्ड होता देख बात संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सब समझ रहा था। लियू रुयान मुझे कभी सच में पसंद नहीं करती थी। उसे बस मेरी फैमिली का पैसा, स्टेटस और वो आराम पसंद था जो मैं बिना कुछ कहे उसे देता रहता था। पहले वो मेरी हर चीज रिजेक्ट करने का नाटक करती थी, लेकिन अंदर से उन सब चीजों को एंजॉय भी करती थी। और अब जब मैंने अचानक पीछे हटना शुरू किया तब पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी, क्योंकि इतना बड़ा बर्थडे पार्टी सेटअप, इतने सारे क्लासमेट्स और इंपीरियल होटल जैसा एक्सपेंसिव प्लेस, ये सब उसके बस की बात नहीं थी। शायद इसी डर की वजह से उसने पहली बार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की और धीरे से बोली कि अगर प्रॉब्लम लू जिनियन है तो वो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना सकती है, बस मैं आज कोई सीन ना करूं। उसकी आवाज में मजबूरी साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो अपनी फेक रिच इमेज टूटते नहीं देख सकती थी। मैं उसकी हालत देखकर बस अंदर ही अंदर हंस पड़ा। फिर मैंने मैनेजर की तरफ मुड़कर कैजुअली पूछा कि जो जेड हॉल मैंने पहले लियू रुयान के नाम से बुक कराया था वो अभी अवेलेबल है ना। मैनेजर तुरंत समझ गया और बोला कि अगर मैं चाहूं तो वही हॉल आज भी यूज हो सकता है। मैंने जानबूझकर लियू रुयान की तरफ देखा और कहा कि आखिर आज उसका बर्थडे है, हॉल यूज कर लेने दो। ये सुनते ही उसके चेहरे पर राहत साफ दिखने लगी और वो तुरंत अपने पुराने एटीट्यूड में लौटकर सोचने लगी कि शायद मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ और ये सब जेलसी में कर रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने मैनेजर से धीरे से कहा कि पूरा बिल उसी से कलेक्ट किया जाए और पेमेंट होने से पहले कोई भी गेस्ट बाहर ना जाए। मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया और मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उधर लियू रुयान वापस जाकर लू जिनियन के पास बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुका था। शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आखिरकार उस प्राइवेट रूम तक पहुंच गया जहां लीशिया मेरा इंतजार कर रही थी। वो मेन्यू पर फोकस कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आवाजें सुनी उसने तुरंत सिर उठाया और उसकी आंखों में वही सॉफ्ट वार्मथ दिखाई दी जो हमेशा मुझे अजीब सा सुकून देती थी। मैं उसके सामने नहीं, सीधे उसके बगल में जाकर बैठ गया, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो गई, क्योंकि मेरे इस अचानक चेंज हुए बिहेवियर की उसे अब तक आदत नहीं थी। इतनी सारी खाली सीट्स होने के बावजूद मेरा उसके पास बैठना ही उसके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी था। मैंने कैजुअली मेन्यू की तरफ हाथ बढ़ाया और उसी दौरान अनजाने में उसका हाथ भी पकड़ लिया। लीशिया का पूरा ध्यान मेन्यू से हटकर मुझ पर आ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मैं मेन्यू देखते हुए बस इतना बोला कि आज कुछ स्पाइसी और हैवी खाना है, कुछ ऐसा जो मुझे ये एहसास दिलाए कि मैं सच में अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म की वो भूख, वो तकलीफ, वो ठंडी रातें और वो दर्द अब भी मेरे अंदर कहीं दबे हुए थे। रीबॉर्न होने के बाद भी उन यादों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था और शायद इसी वजह से अब मैं हर छोटी खुशी को सच में महसूस करना चाहता था। मेरे हाथ में हल्की सी चोट थी, इसीलिए मैं धीरे से वाटरमेलन जूस उठाकर सिप लेने लगा। तभी लीशिया ने क्वाइटली पूछा कि क्या मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा कि हाँ, काफी पसंद है, और फिर उसी से पूछा कि उसे क्या पसंद है। लीशिया ने बिना ज्यादा एक्सप्रेशन बदले सॉफ्टली कहा कि उसे भी स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। उसके बाद वो बहुत नेचुरली चॉपस्टिक्स उठाकर मेरी प्लेट में वेजिटेबल्स डालने लगी, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। पूरे प्राइवेट रूम में बस हम दोनों थे और वेटर साइड में क्वाइटली खड़ा था। तभी अचानक इंपीरियल होटल का बॉस अंदर आया। उसका नाम जोये था और उसे देखते ही मैंने रिस्पेक्ट से अंकल जो कहा। जोये ने मुझे देखकर हल्का सा स्माइल किया और कैजुअली बोला कि चेन फैन भी यहाँ है, लेकिन उसकी आंखें तुरंत मेरी तरफ से हटकर लीशिया पर चली गईं। तभी मुझे समझ आ गया कि वो असल में मुझसे मिलने नहीं आया था। अगले ही पल वो सीधे लीशिया के पास गया और बहुत पोलाइटली उसे मिस लाई कहकर वेलकम करने लगा, यहाँ तक कि उसने खुद पर्सनली उसके लिए पानी भी सर्व किया। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लीशिया की आइडेंटिटी कितनी बड़ी है। आम लोग तो ये तक नहीं जानते
बताते थे कि बीजिंग की ली फैमिली की छोटी बेटी युनचेंग में रह रही है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ली शिया पूरे टाइम ऑलमोस्ट साइलेंट रही। उसने बस छोटे छोटे जवाब दिए और फिर काल्मली खाना खाती रही। मैं हमेशा सोचता था कि वो बहुत वार्म और फ्रेंडली नेचर की होगी, लेकिन अब समझ आ रहा था कि वो बस मेरे सामने थोड़ी सॉफ्ट रहती है, वरना बाकी लोगों से वो डिस्टेंस मेंटेन करती है। पूरे रूम में एक अजीब सा कोल्ड साइलेंस फैल गया था और आखिर में जो ये ऑकवर्ड होकर वापस जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। वो मुस्कुराते हुए मुड़ा और पूछा कि मुझे कुछ चाहिए क्या। मैंने थोड़ी देर उसे देखा, फिर अचानक पूछा कि क्या होटल के फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रॉपर्ली चेक्ड हैं, खासकर किचन वाले। मेरा सवाल सुनते ही वो सरप्राइज हो गया और पूछने लगा कि मैं अचानक ये सब क्यों पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं जानता था कि कुछ दिनों बाद इसी होटल में आग लगने वाली है, क्योंकि पिछले जन्म में किचन का फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं किया था और उसी इंसिडेंट की वजह से पूरे इंपीरियल होटल की रेप्यूटेशन खत्म हो गई थी। कई लोग इंजर्ड हुए थे। जो ये भी उसी शॉक की वजह से बीमार पड़ गया था। मैंने काल्मली कहा कि बस प्रिकॉशन के लिए एक बार खुद चेक कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनकर जोए थोड़ा नाराज हो गया। उसे लगा जैसे मैं उसके कैरेक्टर और होटल मैनेजमेंट पर डाउट कर रहा हूँ। उसकी नजर में मैं बस एक इमेच्योर बच्चा था। तभी अचानक ली शिया ने पहली बार बीच में कामली कहा कि अगर मैंने इतना इंसिस्ट किया है तो एक बार चेक कर लेने में क्या प्रॉब्लम है। बस उसके इतना कहते ही जोए का पूरा एटीट्यूड बदल गया और वो तुरंत मान गया। उसके जाते ही मैं सरप्राइजिंगली ली शिया को देखने लगा, क्योंकि टेक्निकली उसे मेरे वर्ड्स पर बिलीव करने की कोई रीजन नहीं थी। लेकिन उसने बस शांत आवाज में कहा कि अगर मैंने कुछ कहा है तो उसका सपोर्ट करना गलत नहीं है, और अगर मैं मजाक भी कर रहा होता तो भी चेक कर लेने से कोई नुकसान नहीं होता। उसकी सिंपल सी बात ने मेरे अंदर कुछ डीपली टच कर दिया। पहली बार मुझे लगा कि कोई बिना प्रूफ के भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। पिछले जन्म की वो सारी मेमोरीज अचानक दिमाग में घूमने लगी, जब अल्जाइमर्स डिजीज का ब्लेम मुझ पर डाला गया था और किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। सबने मुझे गलत समझा, मुझे जज किया, यहाँ तक कि मैं खुद से नफरत करने लगा था। लेकिन सच ये था कि लियू रुयान ने जानबूझकर मुझे वो इंजेक्शन दिलवाया था ताकि वो मुझसे शादी ना करे। उसी पल मुझे फिर महसूस हुआ कि इस जन्म में मैं कितनी बड़ी गलती से बच गया हूँ। उसके बाद मैं और ली शिया काफी देर तक साथ बैठे रहे। हमने आराम से खाना खाया, फिर मैंने वहीं अपना होमवर्क निकाल लिया और ली शिया मुझे पेशेंटली पढ़ाने लगी। टाइम कब इवनिंग में बदल गया पता ही नहीं चला। उधर दूसरी तरफ लियू रोयान की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली केओस तब शुरू हुआ जब पूरे ग्रुप को होटल स्टाफ ने रोक लिया, क्योंकि बिल किसी ने पे ही नहीं किया था। तभी मेरे फोन पर लियू रोयान का कॉल आया। मैंने पहले इंटेंशनली इग्नोर कर दिया। ली शिया क्वाइटली मेरे साइड में बैठी सब देख रही थी, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया तब मैंने उठाया। फोन कनेक्ट होते ही लियू रोयान गुस्से से लगभग चिल्ला पड़ी और पूछने लगी कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। उसकी आवाज में जितना ज्यादा एंगर था, मुझे उतनी ही सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी, क्योंकि चाहे मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन पिछले जन्म का रिवेंज अभी भी मेरे अंदर बाकी था। मैंने कैजुअली पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उसने धीरे से कहा कि मैं तुरंत आकर बिल पे करूं और कोई सीन क्रिएट ना करूं। असल में उसका प्लान था कि पार्टी खत्म होने तक समहाउ सब मैनेज हो जाएगा और बाद में वो मुझसे हमेशा के लिए डिस्टेंस बना लेगी। लेकिन अब उसके पास पेमेंट के लिए पैसे ही नहीं थे और सारे क्लासमेट्स वहीं फंसे हुए थे। मैं हल्का सा हंसा और काल्मली कहा कि ये कितना स्ट्रेंज है, मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया ही नहीं, फिर भी बिल मुझसे पे करवाना चाहती है। अगर उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो फिर वही लोग मिलकर पेमेंट क्यों नहीं कर देते। अब तक सब लोग यही सोचते थे कि लियू रुयान बहुत जेनरस है, अपने दोस्तों पर खुलकर पैसा खर्च करती है, सबको ट्रीट देती है, इसलिए हर कोई उसके आसपास घूमता रहता था। लेकिन असली सच कुछ और ही था, क्योंकि वो जितना भी खर्च करती थी वो सब मेरा पैसा होता था। मैं हर महीने उसे लाखों देता था और वो उसे ऐसे यूज करती थी जैसे सब कुछ उसी का हो। फोन पर उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। वो बार बार चाह रही थी कि मैं आकर बिल पे कर दूं, लेकिन इस बार मैं पहले वाला चैन फैन नहीं था जो बिना सोचे हर बार उसके पीछे भागे। मैंने शांत आवाज में उससे कहा कि अगर किसी से हेल्प मांगनी है तो कम से कम एटीट्यूड तो सही रखो। और जैसे ही उसने मजबूरी में प्लीज कहा, मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैं ली शिया को वहीं छोड़कर एमरल्ड हॉल की तरफ चल पड़ा। अंदर जाते ही पूरा माहौल ऑकवर्ड हो चुका था। सारे क्लासमेट्स जो दोपहर तक मुझे नीचा दिखा रहे थे अब खुद फंसे बैठे थे, क्योंकि कोई बिल पे नहीं कर पा रहा था। सबकी नजरें लियू रुयान पर थीं और उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था। तभी मैनेजर मुझे देखते ही रिस्पेक्ट के साथ आगे आया और सबके सामने मुझे चैनशाओ कहकर बुलाया। बस वही मोमेंट पूरे हॉल का माहौल बदलने के लिए काफी था। मैंने कैजुअली पूछा कि आखिर बर्थडे पार्टी इतनी डल क्यों लग रही है। तब मैनेजर ने बताया कि मिस लियू ने अभी तक पेमेंट नहीं की। मैंने जानबूझकर नॉर्मल टोन में कहा कि इतनी सी बात पर सबको क्यों रोका हुआ है, आखिर ये मेरे क्लासमेट्स हैं, बिल मैं पे कर देता हूँ। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। जैसे ही कार्ड स्वाइप हुआ और मैनेजर ने बिल मेरे हाथ में दिया, मैंने जानबूझकर अमाउंट जोर से पढ़ा, पूरे 8,60,000 युएन। फिर मैंने लियू रुयन की तरफ देखकर कोल्ड स्माइल के साथ उसे बर्थडे विश किया और साफ कह दिया कि इस बार का बिल मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन अब आगे कभी नहीं। बस यही सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब लियू रुयन और लू जिनियान पर टिक चुकी थी। वांग यान तुरंत खड़ा हुआ और मुझे फेक रिच किड साबित करने लगा। उसने कहा कि मैं तो बस लियू फैमिली के सर्वेंट्स का बेटा हूँ। लेकिन इस बार मैंने भी सबके सामने सच खोल दिया। मैंने साफ कहा कि सर्वेंट का बेटा मैं नहीं
नहीं, बल्कि लियू रुयन का पिता मेरे घर का ड्राइवर था और स्कूल गेट वाली इंसिडेंट के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने सबके सामने लियू रुयन को ही जवाब देने को कहा, लेकिन वो एक शब्द तक नहीं बोल पाई। पहली बार उसकी फेक रिच गर्ल इमेज पूरी तरह टूट चुकी थी। वो इतनी एम्बेरेस्ड हो चुकी थी कि बिना कुछ कहे वहां से निकल गई और उसके पीछे लू जीनियन भी चला गया। हॉल में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस लड़की को वो रिच फैमिली की प्रिंसेस समझते थे वो असल में मेरे पैसों पर जी रही थी। सबके जाने के बाद मैं भी बाहर निकल गया, लेकिन अंदर से मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। इतने सालों का दर्द, ह्यूमिलिएशन और बिट्रेयल सिर्फ इतनी सी एम्बेरसमेंट से खत्म नहीं होने वाला था। एलिवेटर में ली शिया मेरे साथ क्वाइटली खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप मेरे साथ रही, और शायद वही चीज मुझे सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रही थी। नीचे पहुंचते ही ज़ोये तेजी से मेरी तरफ आए। इस बार उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में पहले वाली कैजुअल स्माइल नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड साफ दिखाई दे रहा था। ज़ोये ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, उनकी आवाज में पहली बार असली ग्रेटिट्यूड सुनाई दिया। उन्होंने ऑलमोस्ट इमोशनल होकर कहा कि अगर मैंने वार्निंग ना दी होती तो आज हुआंगटिंग होटल में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वो खुद जाकर चेक करके आए थे और वहां सच में फायर सेफ्टी से जुड़ी कई बड़ी प्रॉब्लम्स निकल आई थी। उन्होंने तुरंत अपने कजन को ब्लेम किया, क्योंकि वही सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था, और उसी वक्त उसे होटल से निकाल भी दिया गया। फिर उन्होंने क्यूरियस होकर मुझसे पूछा कि आखिर मुझे पहले से कैसे पता था कि होटल के फायर इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है। बस यही सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि असली रीजन तो मैं बता ही नहीं सकता था। मैंने ऑकवर्ड स्माइल के साथ बस इतना कहा कि कल रात मुझे सपना आया था। मेरी बात सुनते ही जो ये जोर से हंस पड़े और बोले कि ठीक है, वो ज्यादा नहीं पूछेंगे। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और हमारे लिए स्पेशली गिफ्ट्स मंगवाए। उन्होंने बड़े वार्मली कहा कि अगर फ्यूचर में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे उनके पास आना। उसके बाद वो खुद हमें बाहर तक छोड़ने आए। बाहर लाई फैमिली की कार पहले से वेट कर रही थी। मैं कार में बैठकर खिड़की के बाहर देखने लगा। रात काफी शांत थी, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। चारों तरफ कार्स की लाइट्स चमक रही थी, फिर भी कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। पहले जब भी मैं लीशिया के साथ होता था, हम काफी बातें करते थे, लेकिन आज दोनों ही चुप थे। लीशिया ने भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वो बस क्वाइटली मेरे साथ बैठी रही। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आखिर मैंने हुआंगटिंग होटल में होने वाली फायर एक्सीडेंट की बात इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह दी? नॉर्मल इंसान को ये सब पहले से कैसे पता हो सकता था? ऊपर से मैंने जेड हॉल वाली बात भी पहले ही जान ली थी। ली शिया ने ये सब नोटिस जरूर किया होगा। आज लियू रुयान का बर्थडे था, लेकिन इस बार मैं उसके साथ नहीं था। पूरे दिन मैं सिर्फ ली शिया के साथ रहा, और आखिर में लियू रुयान सबके सामने इतनी बुरी तरह एम्बेरेस्ड हो गई कि शायद वो जिंदगी भर ये रात भूल नहीं पाएगी।